बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Dear students, we are going through chapter number 2, structural organization of life. Today our topic is mitochondria. In the previous classes you had listened this word. याद आया? प्रीवियस क्लासेस में आपने वर्ड सुना है माइटोकॉन्ड्रिया जी, और इसके हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने सुनी होगी, यकीनन याद आ रहा होगा सबको। जी याद आया जी, पावर हाउस ऑफ सेल। बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोग प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ते रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया and the function of mitochondria in detail. Let's start. Firstly, we are going to discuss the structure of mitochondria. लेकिन उससे पहले आप जरा स्टूडेंट को देखें। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया is a plural noun. Its singular is mitochondrion. Its singular is mitochondrion. And mitochondria is a plural noun. Okay, तो आज हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये कैसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में उनकी शक्ल कैसी होती है, और रॉड लाइक और बीन शेप। ये रॉड लाइक होते हैं या बीन शेप होते हैं। नजर आ रहा है इसका स्ट्रक्चर, ये बना हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, रॉड लाइक या बीन शेप होते हैं। डबल लेयर, इसके अंदर दोहरी झिल्लियाँ होती हैं या लेयर होती हैं या दीवारें कह लें आप। एक ये लाइन चल रही है, एक लेयर ये है और दूसरी लेयर अंदर तय करके रखी हुई है। बिल्कुल जैसे कपड़े तय करके फोल्ड करके रखे जाते हैं ना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट जी। इस तरह देखिए, इस तरह देख रहे हैं, इस तरह अंदर तय करके एक लेयर रखी हुई होती है। ठीक है, इस तरह नजर आया। तो अंदर लेयर्स इस तरह तय करके रखी हुई होती हैं। तो डबल लेयर है, अंदर की जो लेयर होती है, अंदर वाली लेयर होती है वो फोल्डेड होती है। जैसे मैंने पेपर को भी फोल्ड करके आपको दिखाया, तो फोल्डेड लेयर वो क्या कहलाती है, क्रिस्टल। क्या कहलाती है, क्रिस्टल। और उसके बाद ये जो क्रिस्टल है, ये लेयर्स हैं, इनके दरमियान फ्लूइड भरा हुआ होता है। ये जो डबल लेयर क्रिस्टल है, इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, उसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। दोबारा देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया आर रॉड लाइक और बीन शेप। दे आर डबल लेयर, इनर फोल्डेड लेयर इज कॉल्ड क्रिस्टल and fluid between layer is called matrix। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। और अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम ऑक्सीडाइज फूड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। फूड को ऑक्सीडाइज करता है। आपने 6th क्लास में और 7th क्लास में, दोनों क्लासेस में आपको एक प्रोसेस पढ़ाया गया था, एक लाइव प्रोसेस, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक केमिकल प्रोसेस है। याद आया जी, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। वो जो रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे होते हैं ना, केमिकल प्रोसेस, वो एक्चुअल सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन के 2 स्टेप्स हैं, एक ब्रीथिंग है और एक सेलुलर रेस्पिरेशन है। सेलुलर रेस्पिरेशन वो जो सेल के अंदर होती है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है, जिसे केमिकल प्रोसेस कहा जाता है। तो वो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहाँ होता है, सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। एक सेल में काफ़ी तादाद में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लेकिन ये तादाद वैरी करती है। जिस जगह के माइटोकॉन्ड्रिया हों, जिस जगह के सेल्स हों, यानी कोई ऐसा ऑर्गन है जिसके सेल्स ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं या वो ऑर्गन ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा होती है। और ऐसे सेल या बॉडी के ऐसे पार्ट जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, तो उनमें वहाँ के सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद कम होती है। जैसे आपका ये कान है, इसका एज सच मूवमेंट का कोई काम है, हरकत का कोई काम है स्पेशल,
नहीं, ये तो बस इसका स्ट्रक्चर, जो पिन्ना है इसका स्ट्रक्चर जो है वो हवा को ट्रैप करके या आवाज़ को ट्रैप करके अंदर पहुंचाना है, यही है ना, आवाज़ को ट्रैप करके अंदर पहुंचाना। तो वो थोड़ा सा फंक्शन है। तो इसके अंदर जो सेल्स हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद कम होगी। इसकी निस्बत ये जो मैं ज़बान से बात कर रहा हूँ, ज़बान बार बार मूव कर रही है, होंठ मूव कर रहे हैं, उंगलियां मूव कर रही हैं, तो ये ऑर्गन ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ जो सेल्स हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा होगी। क्यों, ऐसा क्यों है, कहीं तादाद ज़्यादा कहीं कम क्यों है? बहुत सिंपल भाई, जितनी एनर्जी चाहिए उतने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सिस्टम बनाया है बॉडी में कि जितनी एनर्जी की ज़रूरत हो उसके लिहाज से माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बढ़ जाती है ज़्यादा एनर्जी बनाने के लिए। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडाइज फूड की ऑक्सीडेशन का अमल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इनमें स्पेशल ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं जिनकी मदद से फूड ऑक्सीडाइज होता है और उसके नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि एटीपी की सूरत में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद दूसरा इसका काम स्टोर एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी स्टोर करते हैं। क्या करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया? एनर्जी को स्टोर करने की सलाहियत भी रखते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के दो ही काम आपने आपको बताए, नोट्स में और ज़्यादा भी मौजूद है, आप ये दो याद कर लें तो काफ़ी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम यही है। क्या काम बताए? माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडाइज फूड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एंड माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर एनर्जी। तो आज माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बस इतनी ही गुफ्तगू। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। यहाँ थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक है, मैं उसको सही कर दूँ, तो वर्ड कम है यहाँ, CRI। ठीक है, ये मैंने स्पेलिंग सही की है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये स्पेलिंग मैंने यहाँ पर पहले से C लिखा हुआ था, स्टार्ट में R नहीं था। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पे भी तवज्जो दें, उसको थोड़ा याद करें, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम है उसे बहुत अच्छी तरह याद करें। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन इम्तिहान में पूछे जा चुके हैं कई बार। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को बिल्कुल वो जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था ना 7 में और 6 में कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द डैश ऑफ सेल, क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो वो उस तरह का ऑब्जेक्टिव भी 9th क्लास में पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इसके फंक्शन की वैल्यू है। इम्तिहान में फंक्शन भी पूछे जाते हैं, तो फंक्शन आपने याद करना है और थोड़ा बहुत इसका स्ट्रक्चर भी याद कर लीजिएगा। बहुत मुख्तसर करके लिखा हुआ है नोट्स में, याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पे एक अदद शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाए, तो अगर इसका स्ट्रक्चर याद कर लेंगे और फंक्शन याद कर लेंगे तो शॉर्ट नोट मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतना ही बस। इंशाल्लाह अगला टॉपिक हमारा टॉपिक नंबर 9 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में होगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।